हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल सकें। गाइज, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस क्लास का फ्री में फ़ायदा उठा पाएँ। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पता होगा कि पृथ्वी जिस फॉर्म में आज दिखती है, मतलब जैसी आज दिखती है, जहाँ आज माउंटेन्स है, जहाँ आज रिवर्स है, जहाँ आज समुद्र है, वैसा ही मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में पहले नहीं था। ठीक है, तो ये बात आई होप कि आप लोगों को पता होगी। देखिए, यहाँ लिखा है द अर्थ एंड इट्स लैंड फॉर्म्स दैट वी सी टुडे, जो हम आज देखते हैं, हैव इवोल्व्ड ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसे इवोल्व होने में, बनने में बहुत लंबा समय लगा है। बहुत सारी प्रक्रियाओं के कारण, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स और क्रस्ट, मतलब हर चीज़ का अपना एक अलग इफेक्ट रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑकर हुई हैं, इवोल्व्ड हुई हैं। राइट, तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी, अर्थ, इज अप्रॉक्सीमेटली 460 मिलियन ओल्ड पुरानी है। तो इतिहास, अगर पृथ्वी की उम्र पूछी जाए तो पृथ्वी की उम्र कितनी है? 460 मिलियन ईयर्स। ओके, इतना पुराना हो चुका है हमारा अर्थ। यहाँ पर दो फोर्सेस की बात की गई है। देखिए, लिखा है इट हैज़ अंडरगोन, मतलब इसके भीतर, इस पृथ्वी पे दो तरह के फोर्सेस जो हैं काम करती हैं। एक जो एंडोजेनिक है और जो एक्सोजेनिक है, मतलब एक जो बाहर की ओर से पृथ्वी पर लगाया जाता है और एक जो अंदर की ओर से फोर्स पृथ्वी पर लगता है। दोनों फोर्सेस के बारे में भी हम समझेंगे और इनकी वजह से बहुत सारी चेंजेस होती हैं। देखो, दिस फोर्सेस हैव प्लेड एंड सिग्निफिकेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इन फोर्सेस ने, इन दबावों ने पृथ्वी को क्या देने में? शेप देने में, अलग अलग तरह के शेप को देने में, सरफेस को, फीचर्स को देने में, अर्थ के सरफेस को अलग अलग फीचर्स देने में इस प्रेशर्स का, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रेशर्स का, फोर्सेस का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहा है। वैसे तो यहाँ लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक्स। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में आप सब जानते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट फिर भी एक बार हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। द मूवमेंट ऑफ अर्थ्स प्लेट इन द बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी में पढ़ा, मतलब दिया गया है। तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी की बुक अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। ओके, जो भारत की टेक्टोनिक प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है, देखिए यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है वो पहले साउथ में थी, इक्वेटर के साउथ में थी, मिलियंस ईयर्स एगो, करोड़ों साल पहले, लाखों साल। ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो भी इसी का एक हिस्सा थी और ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, और हज़ारों करोड़ों सालों में, लाखों करोड़ों सालों में ये प्लेट टूटा, कई हिस्सों में टूटा और अलग अलग तरफ बट गया। ठीक है, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव हो गई, हट गई साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, एंड द इंडियन प्लेट किधर हो गया? नॉर्दर्न इलाके में। ठीक है, ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है, हमारी जो प्लेट है वो जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रही है वो आज भी कर रही है। इंडिया प्लेट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। और इसकी वजह से और ढेर सारे मतलब इवेंट्स भी होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते रहते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो पृथ्वी पर जो वेरिएशंस है, मतलब वेरिएशंस इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन,
जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब माउंटेन, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, बट फॉर्मेशन का मतलब है ये किस तरह से बना है, कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं, कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं, ये फॉर्मेशन का पार्ट है। तो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन है वो इंडिया को 3 भागों में बांटता है, 3 जियोलॉजिकल डिविजन्स में बांटता है, ठीक है। तो कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है द पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरा है द हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो सिर्फ 3 है, द फर्स्ट पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड हिमालयाज एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, और तीसरा है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है। तो अब पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में जानते हैं। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक मे बी टेकन एज एन इर्रेगुलर लाइन running from Kutch along the western flank on the Aravalli range near Delhi and then roughly parallel to the Yamuna and Ganga as far as the Rajmahal Hills and the Ganga Delta। काफ़ी लंबा पैराग्राफ था। देखो जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, यहाँ देखो आप, ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इसका नॉर्दर्न बाउंड्री को हम एज ए इर्रेगुलर लाइन मानते हैं, और ये इर्रेगुलर लाइन जो है कच्छ कहाँ है, गुजरात से वेस्टर्न फ्लैंक होते हुए अरावली रेंजेस के नियर दिल्ली जाती है, और फिर वहाँ से रफली पैरेलल होती है, मतलब समांतर होती है किसके, यमुना और गंगा, ठीक है। अब अगर राजमहल हिल्स एंड द गंगा डेल्टा तक ये उसके समान रहती है, यमुना और गंगा के समांतर। साथ ही जो इसका एक चीज़ देखो, द अपार्ट फ्रॉम दिस द कार्बी आंगलोंग एंड मेघालय प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट के कौन से 2 प्लेटू हैं, कार्बी आंगलोंग और मेघालय प्लेटू, एंड द राजस्थान इन वेस्ट आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक, यानी कि यही ब्लॉक राजस्थान एक्सपांसन का भी है, मेघालय का भी है, कार्बी आंगलोंग का भी है, कच्छ का भी है, और इधर तो ये एक ब्लॉक कितनी दूर में फैला है आप सोच सकते हो। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाई, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो किससे सेपरेट होता है, मालदा से। मालदा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये किस चीज़ से सेपरेट होता है, छोटा नागपुर प्लेटू से। छोटा नागपुर प्लेटू इसको सेपरेट करता है। इन राजस्थान द डिजर्ट्स एंड अदर डिजर्ट लाइक फीचर्स ओवरले दिस ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर राजस्थान के रेगिस्तानी और मतलब डिजर्ट लाइक फीचर्स हैं, रेतीले फीचर्स हैं यहाँ पर। देखो पेनिनसुला क्या होता है, द पेनिनसुला इज फॉर्म्ड इसेंशियली बाय अ ग्रेट कॉम्प्लेक्स, ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब विविधताएं होती हैं तो एक पेनिनसुला बनता है, और बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए लिखा है वेरी एंशिएंट जेनाइसिस एंड ग्रेनाइट्स, ठीक है। ग्रेनाइट्स पत्थर से बनता है, विच कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ इट सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड में द पेनिनसुला हैज़ बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक। कैम्ब्रियन पीरियड में जो पेनिनसुला है वो खड़ा था रिजिड ब्लॉक की तरह, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ इट्स वेस्टर्न कोस्ट दिस इज सबमर्ज्ड विनिथ द सी एंड सम अदर पार्ट्स चेंज ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। तो जब टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई तो ढेर सारा हिस्सा जो है वो समुद्र में डूब गया, और कुछ हिस्सों में बहुत सारा बदलाव हुआ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के होने से, विदाउट अफेक्टिंग ओरिजिनल बेसमेंट। लेकिन जो ओरिजिनल बेसमेंट था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एज अ पार्ट ऑफ द Indo-Australian plate, it has been subjected to various vertical movements and blocks faulting. The Rift Valley of the Narmada, the Tapi and the Mahanadi and the Satpura Block Mountains are some example of it. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा, तापी, महानदी, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। किस चीज़ के एग्जाम्पल है, पेनिनसुला के।
ओके, द पेनिसुला मोस्टली कंसिस्ट ऑफ रेलिक्ट एंड रेसिड्यूल माउंटेन्स लाइक अरावली हिल्स। तो पेनिसुला पर ज़्यादातर क्या होता है, कंसिस्ट क्या करता है ये, माउंटेन्स जैसे कि अरावली हिल्स, नल्लामलाई हिल्स, जवाड़ी हिल्स, वेलिकोंदा हिल्स, इस तरह के माउंटेन्स को कंसिस्ट करता है पेनिसुला। ज़्यादातर नदियाँ जो ईस्ट की ओर बहती हैं, ईस्ट की ओर मतलब इस तरफ बहती हैं, वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और वो कहाँ एंटर करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। ज़्यादातर नदियाँ, सब नहीं, ज़्यादातर नदियाँ। ठीक है, जैसे कि देखो, द डेल्टा फॉर्म्ड बाय महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारे पास बचता है थर्ड, द हिमालयन एंड अदर पेनिसुलर माउंटेन्स। द हिमालयाज अलॉन्ग विथ अदर पेनिसुलर माउंटेन्स आर यंग। ये जो हिमालय है ये यंग माउंटेन है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि हिमालय जो है वो यंग माउंटेन है। ठीक है, यंग माउंटेन का मतलब क्या है कि ये अभी ग्रो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाइट इसकी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, और इसीलिए ये अभी क्या है, कमज़ोर है, क्योंकि ये ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। फ्लेक्सिबल है, इसीलिए भी ये इसकी हाइट जो है चेंज होती जा रही है। ठीक है, consequently they are still subjected to the interplay of exogenic and endogenic forces। तो इस पे आंतरिक और बाह्य दबाव दोनों ही लग सकता है, resulting in the development of faults, fold and thrust plains। These mountains are tectonic in origin। तो याद रखिएगा कि ये जो mountains है ये these mountains are tectonic in origin। डिसेक्टेड मतलब टूट गए या खट उसमें से अलग हो गए बाय फास्ट फ्लोइंग रिवर्स विच आर इन द यूथफुल स्टेजेस। वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक जॉर्जेस, भी शेप्ड वैलीज, रैपिड वाटरफॉल्स आर इंडिकेटिव ऑफ दिस। मतलब आप देखो, जब माउंटेन्स के बीच से नदियाँ निकलती हैं तो इस तरह की घाटियों का निर्माण कर देती हैं, दिख रहा है, इस तरह की घाटियों का निर्माण कर देती हैं जिसे जॉर्ज कहा जाता है। थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन, सिर्फ तीसरा अब बच गया, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ठीक है, तो जो थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन है इसमें क्या क्या कंप्राइजेस करता है, रिवर इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ओरिजिनली इट वाज अ जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन विच अटेन इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 64 मिलियन ईयर एगो। तो 64 मिलियन ईयर्स एगो जब हिमालय बन रहा था, जब फॉर्म हो रहा था, तब ये सारी घटनाएं हुई। सिंस देन इट हैज़ बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनिसुलर रिवर्स। तो जो हिमालय और जो पेनिसुलर रिवर्स हैं ये क्या लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और यही सेडिमेंट्स इनमें भरा गया था। ठीक है, एवरेज डेप्थ ऑफ एलुवियल डिपॉजिट इन दिस प्लेन्स रेंजेस फ्रॉम 1000 से 2000 मीटर तक एलुवियल डिपॉजिट भरा गया है इसमें। इट इज़ एविडेंट दैट from the above discussion that there are significant variations among the different regions in India in terms of their geological structure। मतलब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर हम अगर बात करें तो हमारे देश में बहुत सारी विविधता है, वेरिएशंस हैं, अलग अलग इलाकों के डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया में अलग अलग विविधता है। ठीक है, और कैसे है ये देख लो आप, सिंपली देखो ना, गुजरात में कच्छ का माहौल देखो, और वहीं पड़ोस में राजस्थान का बिल्कुल अलग है। राजस्थान से थोड़ा ऊपर जाओ पंजाब का अलग है बिल्कुल, फिर थोड़ा सा नीचे आओ दिल्ली बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इस तरह से आप
मैप को देखोगे तो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। देखो द रिलीफ एंड फिजियोग्राफी of India has been greatly influenced by the geological and geomorphological process। तो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस और जियोलॉजिकल प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है भारत का रिलीफ और फिजियोग्राफी। ठीक है, अब देखते हैं फिजियोग्राफी क्या है। तो फिजियोग्राफी को अच्छे से समझते हैं। फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर। आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब एक स्ट्रक्चर है, यहाँ ये माउंटेन है तो इसका आउटकम सबसे पहले तो ये बना कैसे और इसके बनने से क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई मतलब बादल वादल जल जाते हैं देखो माउंटेन्स की ओर, तो वो टकरा कर किसी और दिशा में चले जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइट पे जाकर वहीं बरस जाते हैं। तो इस तरह के जो अफेक्ट्स होते हैं, जो रिजल्ट होता है, जो आउटकम होता है, उसको फिजियोग्राफी कहा जाता है। साथ ही साथ उसका प्रोसेस, उसका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये सब कुछ किस चीज़ का हिस्सा है, फिजियोग्राफी का है। द लैंड ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजिकल फीचर। ये तो हम कई बार जान चुके हैं कि फिजिकल फीचर्स के मामले में हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विविधताएँ हैं। ओके, द नॉर्थ हैज़ अ वास्ट एक्सपांसन ऑफ रज टोपोग्राफी। रज मतलब उभर खाबड़ टोपोग्राफी है कहाँ, नॉर्थ में। नॉर्थ अगर मैप आप देखो, ये जो हमारा मतलब ये जो इधर ये मैप का अगर हिस्सा है मान लो, तो भारत का जो ये मैप है इसका ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये जो नॉर्दर्न हिस्सा है ये कैसा है, रज्ड है, ऊबड़ खाबड़ है टोपोग्राफी यहाँ की। बहुत सारे माउंटेन्स है, एक एक करके यहाँ आप देखो, यहाँ से लेकर इस तरह से माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, इवन यहाँ भी माउंटेन है। तो इस तरह से ढेर सारे माउंटेन्स, ढेर सारे रिवर्स, ढेर सारे जॉर्ज। तो इसकी वजह से क्या कह सकते हो आप, रज्ड टोपोग्राफी कंसिस्टिंग अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंजेस। अभी अभी मैंने बताया ना, माउंटेन्स है बहुत सारे। वेराइड पीक्स मतलब चोटियाँ, माउंटेन्स की चोटियाँ। ब्यूटीफुल वैलीज एंड डीप जॉर्जेस, बहुत सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं जैसे कुल्लू मनाली। ठीक है, डीप जॉर्जेस हैं। द साउथ कंसिस्ट ऑफ स्टेबल मतलब स्टेबल टेबल है, ये ज़्यादा इधर उधर उभड़ खाबड़ नहीं है, ज़्यादा बहुत ऊंचे पहाड़ वगैरह का झमेला नहीं है। विथ हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज, डेन्यूड रॉक्स एंड डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कार्प्स। तो साउथ में क्या क्या है देखो, स्टेबल टेबल लैंड है। स्टेबल टेबल लैंड मतलब एकदम फ्लैट और सीधा, ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा एक्सोजेनिक या एंडोजेनिक फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, प्लेट्यू है बट डिसेक्टेड प्लेट्यू है, अलग हो चुका है। डेन्यूड रॉक्स है और डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्कार्प्स है। इन बिटवीन दीज टू लाइज द वास्ट नॉर्थ इंडियन, और इन दोनों के बीच में लाई करता है नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस मैक्रो वेरिएशंस इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक। अब इन वेरिएशंस के ऊपर हम भारत को फिर से डिवाइड कर सकते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स के ऊपर। देखो फिजियोग्राफिक में हम क्या क्या कर सकते हैं, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। देखो मैप जो है, मैप अगर मतलब ये यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा भारत का मैप है। ठीक है, तो ये अगर आप, ये हमारे भारत का मैप है लगभग, मान लो ये कंप्यूटर पे बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है माउस से। तो यहाँ से लेकर इस तरह से
यहाँ तक माउंटेन्स है, अरुणाचल प्रदेश तक। इवन अरुणाचल प्रदेश से वापस रिटर्न भी आ गई हैं मणिपुर और मेघालय मिजोरम, इस तरफ में भी आ गई हैं वापस माउंटेन्स हमारी। फोल्डेड माउंटेन्स भी इसीलिए कहा जाता है हिमालयन माउंटेन्स को। उसके बाद कौन सा आएगा? नॉर्दर्न प्लेन। उसके बाद पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइसलैंड्स। तो इंडिया को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? 6 भागों में। किस बेस पर डिवाइड कर दिया गया? फिजियोग्राफिक डिवीजन के बेस पे। किस बेस पे? एक बार फिर से, किस बेस पे? फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, तो फिजियोग्राफी के बेस पर हमने इंडिया को कितने भागों में डिवाइड किया? 6 भागों में। सबसे पहला पार्ट, द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, तो भारत का जो मैप है उसमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है वो हिमालयाज माउंटेन्स को भी मतलब कंसिस्ट करते हैं, और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न और भी दूसरे हिल्स हैं। तो हिमालय कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। तो ढेर सारी एक समान लगभग मतलब जाती हुई ढेर सारी माउंटेन की एक रेंज ही है हिमालय। हिमालय में एक रेंज नहीं है, तो इसको भी हम थोड़ा सा मैप के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, अगर हम हिमालयन रेंजेस के एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेंजेस में ग्रेटर हिमालय जाता है। ठीक है, आप यहाँ मैप में देखो, मैप में देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये देखो यहाँ पर है हमारा काराकोरम, ये है हमारा काराकोरम। दूसरा जस्कर, ये भी जस्कर रेंज है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो K2 है। ठीक है, ये K2 बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखो आप इस तरह से एक एक करके क्या है ये रेंजेस जा रही हैं। देखो माउंटेन्स कितनी है, ये देखो, ये धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा, ये माउंट एवरेस्ट यहाँ है नेपाल और भारत के बीच। ठीक है, मालकू, और फिर इधर से इधर आते हुए एक माउंटेन ये रहा। ठीक है, फिर से यहाँ नागा हिल्स। ठीक है, पटकाईदम, गारो, खासी, जयंतिया, 3 माउंटेन्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, GKJ। उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया, नागा हिल्स, पटकाई हिल्स और नामचा बरवा। फिर नामचा बरवा से थोड़ा सा फिर इधर आएंगे तो कंचनजंगा, मलक्कू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, इस तरह से। एक बार फिर से देख लो, यहाँ सबसे ऊपर है पामीर नॉट। वैसे ये इंडिया में नहीं है, बट ये हिंदू कुश पहले मतलब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जब भारत का हिस्सा थे तब ये भी हिस्सा था भारत का। ठीक है, कुछ रिवर्स के नाम देख लो यहाँ पे एक बार। रिवर इंदस, झेलाब, सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब नदियों के नाम हैं। जबकि अगर रेंजेस की बात करें तो सबसे पहला रेंज यहाँ पे काराकोरम रेंज, एक लद्दाख रेंज है, और थोड़ा सा आगे जाएं तो ग्रेटर हिमालयन का ये रेंज है, एक इस तरह से गया हुआ है, और उसके बाद एक शिवालिक रेंज है। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 रेंजेस हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला काराकोरम रेंज, दूसरा कौन सा रेंज बताओ? तो इसीलिए मैप को ध्यान से देख लो, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, शिवालिक रेंज। ठीक है, लद्दाख रेंज देखो अब ये यहाँ तक गई है, जबकि ग्रेटर हिमालय जो है वो कुछ इस तरह से जाता चला गया है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है यहाँ। माउंटेन्स की एक रेंज में अरावली की रेंजेस के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि अरावली के रेंजेस जो हैं वो ग्रेटर हिमालय से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है,
और अगर आप देखो तो विंध्याचल रेंजेस जो हैं वो यहाँ इस तरह से विंध्याचल रेंजेस हैं, ठीक है। सतपुरा रेंजेस है उसके नीचे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप रेंजेस को याद कर सकते हो। अब इधर एक और रेंज है वेस्टर्न घाट की रेंजेस, ठीक है, और इधर ईस्टर्न घाट की रेंजेस, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैप देखकर समझ में आया होगा बहुत कुछ, ठीक है। हमने शिवालिक रेंजेस देखा था, सबसे लास्ट रेंज है शिवालिक, ठीक है। रेंजेस की अगर माउंटेन रेंजेस की बात होती है तो देखो यहाँ पे ये वाली जो सबसे लास्ट की रेंज है ये है शिवालिक रेंज, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और शिवालिक, ठीक है। तो सबसे लास्ट रेंज है। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट, मतलब ऊपर से सबसे पहले ये थोड़ा सा नीचे जाती हैं इस तरह से, नॉर्थ से पहले ये साउथ की ओर आती हैं और फिर साउथ से ये ईस्ट की ओर जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये मूव करती हैं। हिमालयाज इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन्स लाई इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो दार्जिलिंग और सिक्किम में हिमालयाज कैसे डायरेक्शन में लाइज करता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। वाइल इन अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट, और अरुणाचल प्रदेश में ये साउथ वेस्ट हो जाता है। और नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम में दे आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो हर मतलब स्टेट के हिसाब से ये डायरेक्शंस अलग अलग हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब माउंटेन स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर से तो इस तरह से स्टार्ट होता है, इस तरह से आता 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 जाता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश, तो ये फिर ऊपर उठा और फिर ऐसे फोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से माउंटेन फोल्ड होने की वजह से यहाँ देखो आप जब मणिपुर और नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम की बात करते हो तब ये कैसे जाता है, नॉर्थ साउथ। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है माउंटेन, तो नॉर्थ टू साउथ हो गया डायरेक्शन। जबकि अरुणाचल प्रदेश देखो लिखा है ना, वाइल इन अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये नीचे था साउथ में, अब ईस्ट की ओर, ठीक है। तो इस तरह से माउंटेन्स का डायरेक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टेट में डिवाइड मतलब चेंज हुआ है। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ग्रेट हिमालय रेंज ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल एक्सिस रेंज। तो ग्रेट हिमालयन रेंज को एक और नाम से जाना जाता है सेंट्रल एक्सिस रेंज। इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 2500 किलोमीटर, ईस्ट से वेस्ट 2500 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई अलग अलग जगह पर अलग अलग है, तो 160 से 400 किलोमीटर तक की चौड़ाई है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, ठीक है। ये है हमारे हिमालय का माउंटेन का फोटो। देखो कितनी सारी माउंटेन रेंजेस हैं, राइट। और मतलब इससे बहुत सारी नदियाँ भी हैं। हिमालयज आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर। हिमालय जो है वो सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है कि आपको आने नहीं देता है। इस तरफ मान लो कि इस पहाड़ के अपोजिट साइड कोई है तो उसे पहाड़ इस तरह से माउंटेनिंग करके आना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए भी, ठीक है। लेकिन हिमालय जो है वो क्लाइमेटिकली मतलब वेदर को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाता है, और साथ ही साथ ये बहुत सारी नदियों को जन्म देता है जिससे भारत की प्यास बुझती है, ठीक है। और इस इलाके में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनको अलग अलग कल्चरली भी डिवाइड किया गया है। तो हिमालय सिर्फ एक फिजिकल बैरियर नहीं है बल्कि वो क्लाइमेटिकली, ड्रेनेज के हिसाब से और कल्चरल डिवाइड को भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। देखो लिखा भी है इम्पैक्ट ऑफ जियो एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया।
कैन यू फाइंड सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिलर जियो इन्वायरमेंटल डिवाइड इन द वर्ल्ड। अगर आप कुछ ऐसा कर पाएँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत खुशी होगी। There are large scale regional variations within the Himalayas. On the basis of relief, alignment of ranges and other geomorphological features, the Himalayas, अगर हिमालयाज को जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर डिवाइड किया जाए तो उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखो, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, अरुणाचल हिमालयाज एंड ईस्टर्न हिल हिमालयाज। ठीक है, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में ढेर सारे रेंजेस हैं। ठीक है, काराकोरम रेंजेस पढ़ा था हमने, लद्दाख पढ़ा था, जस्कर पढ़ा था, पीर पंजाल भी पढ़ा था। ठीक है, सॉरी, पीर पंजाल छूट गया था। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयाज इज़ अ कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट इसलिए कि डिजर्ट में तो कुछ होता नहीं है, तो एक डिजर्ट होता है जहाँ मिट्टी जो है वो रेतीली होती है, लेकिन एक डिजर्ट ये ऐसा डिजर्ट है जहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ देखी जाती है। जिस तरह रेगिस्तान में सिर्फ रेत देखी जाती है, कोल्ड डिजर्ट में सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ज़्यादातर देखी जाती है, इसीलिए इसे कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो हम कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में कौन कौन से रेंजेस देखते हैं, एक बार फिर से बोलो। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, 4 रेंजेस। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय इज अ कोल्ड डिजर्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ओके, और ये कहाँ लाई करता है? ग्रेट हिमालयाज एंड काराकोरम रेंजेस। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयाज कोल्ड डिजर्ट है, और ये कहाँ लाई करता है? मतलब ग्रेट हिमालयाज और काराकोरम रेंजेस के बीच में। ठीक है, द ग्रेट हिमालयाज इन द पीर पंजाल रेंजेस लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर। तो द ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंजेस है, ये द ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंजेस जो है ये वर्ल्ड की फेमस वैली कश्मीर एंड द फेमस डाल लेक को कवर करता है, कंसिस्ट करता है। इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो कि साउथ एशिया के, वो हैं बेल्तोरो एंड सियाचिन। आप हाँ, कश्मीर वैली जो है वो कारेवा फॉर्मेशंस के लिए भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, यहाँ देखो, कश्मीर हिमालयाज आर ऑल्सो फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। और करेवा फॉर्मेशन क्या है? यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। ठीक है, जाफरान क्या है? जाफरान एक किस्म का केसर है, सैफ्रॉन है। सैफ्रॉन को दूध वगैरह में डाला जाता है, आपने केसर नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होता है ये। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ द रीजन्स आर, एक तो यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पास है वो है जोजिला पास। ठीक है, बनिहाल पास, और बनिहाल पीर पंजाल रेंजेस में आता है, ये भी याद रखिएगा। ये देखो, करेवाज आर द थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड, मतलब एक तरह का ये मिट्टी है। फोटुला कहाँ है? ये जस्कर पे है, जस्कर रेंज में। और खारदुंगला पास, ठीक है, खारदुंगला ये है लद्दाख रेंज में। तो हर पास रेंज में अपनी एक वो है पास है। देखो, जैसे कि जोजिला पास है ग्रेट हिमालयन में, पीर पंजाल में बनिहाल है, जस्कर में फोटुला है, और खारदुंगला है लद्दाख रेंज में। ठीक है, फ्रेश लेक्स भी हैं कुछ। तो फ्रेश लेक्स जैसे कि डाल और बुलार, ये दोनों सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। ठीक है, और पैंगोंग सो एंड सो मोरिरी आर ऑल्सो इन दिस रीजन। तो ये 4 क्या है? ये 4 लेक्स हैं। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, डाल और बुलार। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द रिवर। इस रीजन में कौन सी नदियाँ बहती हैं?
इंदस, सिंधु नदी एंड उसकी सहायक नदियाँ। और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, ठीक है। द कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज आर वेल नोन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी। अपनी खूबसूरती के लिए भी कश्मीर जाना जाता है। बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचने लायक जगह मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इसीलिए यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते भी हैं, ठीक है। जैसे कि वैष्णो देवी, अमरनाथ की गुफा और चरारे शरीफ, ये कुछ ऐसे पिलग्रिमेज हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग मत्था टेकने आते हैं, देवी और देवताओं के दर्शन करने आते हैं। ये तीर्थ स्थल कहा जाता है। पिलग्रिमेज का मतलब तीर्थ स्थल, ठीक है। श्रीनगर, श्रीनगर क्या है? कैपिटल सिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल जो है, जो ये यूनियन टेरिटरी है उसका कैपिटल है, ठीक है। और ये झेलम नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे है। दाल लेक इज श्रीनगर प्रेजेंट्स एन इंटरेस्टिंग फिजिकल फीचर्स। तो दाल लेक जो है वो श्रीनगर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है। साथ ही झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज स्टिल इन इट्स माउथ स्टेज एंड येट फॉर्म मिएंडर्स। तो झेलम नदी जो है वो एकदम शुरुआती दौर में होता है, माउथ स्टेज पे होता है, ठीक है। और यहाँ ये क्या बनाता है? मिएंडर्स बनाता है, ठीक है। ये देखो आप, नदियाँ और कश्मीर वगैरह कितना खूबसूरत जगह है। झेलम का बनाया हुआ ये मिएंडर देख सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए क्या हमारा मोटो, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।